मैंडेरियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। साइंस सीरीज की जो क्लासेस हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, उसी की कड़ी में आज हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को लेके है। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, इस विद्युत धारा की इकाई क्या है या इसकी यूनिट क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, किस प्रकार के सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, इसके अलावा डेनियल सेल है, ड्राई सेल है, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और ये किस प्रकार की एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रकार के सेल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जिसका बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ही है, वो उसे मेंशन नहीं है लेकिन उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी इस कड़ी को शुरुआत करते हुए इन टॉपिक्स को हम प्राइमरीली फोकस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा, ये जो भी हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है उसकी एक बेसिक यूनिट है, उसके अलावा कोई चीज़। और इसके लिए जो मेन इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल है, जिसके आधार पे हमें इलेक्ट्रिसिटी एक विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होती है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, उसके प्रवाह को तय करता है। एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या है, आपका वोल्टेज। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस करना होगा कि वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। हम देखते हैं कई बार एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट धारा है, और वोल्टेज ये इसको एक प्रवाह देने का एक तरीका है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप जानते हैं, इसके अंदर मेन बेसिस क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जितना फ्री मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी मेटल के अंदर, वो इसके लिए रीजन होता है कि जितने फ्री मूवमेंट्स होंगे उससे वहां उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो सबसे अच्छी, यदि हम देखें किसी पदार्थ का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चलती है, तो वो है चांदी। चांदी के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है एल्यूमिनियम। तो ये मेन सीरीज है, सब सर्वाधिक किसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने की क्षमता है तो वो चांदी है, दूसरे नंबर पे आपका कॉपर है, और तीसरा एल्यूमिनियम। ज़्यादातर हमारे अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, चाहे आप हाई वोल्टेज लाइन देखें या जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट कराने के लिए जो हम सर्किट बिछाते हैं, जो लाइंस डाली जाती है, उन दोनों में यदि आप देखोगे तो आपको यूज किसका मिलता है, या तो कॉपर का मिलेगा या एल्यूमिनियम का मिलेगा। यदि हम डिफरेंट टाइप्स की मोटर देखें, जैसे फैन होता है या आपका कूलर होता है, इनका जो एक बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसके अंदर इसकी मोटर होती है। वो मोटर पावर जनरेट करती है, जिस कारण से जो हमारे फैन है उसके विंग्स वो घूमते हैं, या जो हमारा कूलर है उस कूलर के विंग्स है उस मोटर की पावर की जनरेशन की हेल्प के साथ वो रोटेट करते हैं। ये जनरली बेसिक हमारा सिलेबस का ही पार्ट है कि किस प्रकार के जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस है, जो घर में घरेलू चीजें हैं जो बिजली से चलती है, वो किस प्रकार से चलती है। मैंने आपको उदाहरण क्यों दिए, जो ये हमारी मोटर होती है, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो कूलर भी हो, या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। घर में आपके वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर भी मोटर लगी होती है। चाहे घर के अंदर आपकी मिक्सी लगी होती है जो मिक्सर का काम करती है, उसके बॉटम में भी एक छोटी सी वो लगी होती है। उसमें होता क्या है, जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हो, जब इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से वो एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से वो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करती है। परंतु ये जो जितनी भी इनकी मोटर्स होती है, या तो कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है।
क्योंकि कॉपर का वजन कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम की तुलना में ज़्यादा होता है, तो कॉपर की जो मोटर्स होती है उसकी लॉन्गिटिविटी, उसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा होता है, परंतु एल्यूमिनियम की मोटर्स भी बनाई जाती है। तो इनकी हम ज़्यादातर हमने देखा कि घरों के अप्लायंसेस में। इसके बाद में आपने हाई ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी। आप यदि देखते हैं बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज लाइन है वो चलती है, कभी आप रेल से, रोड से या किसी माध्यम से ट्रेवल करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज लाइंस देखने को मिली होगी। यदि आपने इन हाई वोल्टेज लाइंस को देखा है जिसके अंदर बड़े बड़े तार्स आपको दिखाई देते हैं जो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक कनेक्ट होते हैं और इस प्रकार के बड़े बड़े पोल्स बने होते हैं, तो ये इस प्रकार से कंटिन्यूस चलती है। उनके वजन के कारण ये बीच में से थोड़ी सी झुकी रहेगी। तो ये जो लाइंस होती है हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, इनको हम एचटी लाइंस कहते हैं, क्योंकि इनका जो वोल्टेज होता है वो काफी हैवी होता है। और वोल्टेज किसको कहते हैं हम यहाँ बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब है इनको हम या तो किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाते हैं, या हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हालांकि सर्वाधिक इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसमें होता है, चांदी में। सर्वाधिक जो छिजत होती है या बिजली की जो उसका हाश होता है ट्रांसफर के अंदर, वो किसमें होता है, सबसे कम चांदी में होता है। परंतु हम इस्तेमाल इनको इसलिए करते हैं क्योंकि चांदी काफी कॉस्टली है और इतनी कॉस्टली आइटम को हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखिएगा कॉपर और एल्यूमिनियम का बहुतायत से इस्तेमाल होता है। परंतु प्रश्न ये आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो हो सकता है, तो आंसर आपका चांदी होगा, सेकंड नंबर पे कॉपर होगा, थर्ड नंबर पे आपका एल्यूमिनियम होगा। यदि सवाल ये बनता है आपसे कि सर्वाधिक जो प्रतिरोध होता है, मतलब जो रोकने की क्षमता होती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सामान्यता आर के सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे कम किस में होता है, ये चांदी में होता है, उसके बाद कॉपर में होता है, फिर एल्यूमिनियम। तो ये दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को देखिए। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है और इलेक्ट्रॉन का जितना फ्री फ्लो होगा किसी मेटल के अंदर, तो वहां से ये होगा। मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक किसमें, यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज की तरफ। इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से क्या करेंगे आप, जो ये इलेक्ट्रॉन्स जिनके मूवमेंट से आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक स्पीड के साथ ट्रांसफर कर सके, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। जितना हैवी वोल्टेज होगा उतने वोल्टेज के साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रवाहित होगी, और जितना कम वोल्टेज होगा तो उसको प्रवाह होने में समय कम लगेगा। तो इसीलिए आप अलग अलग वोल्टेज के मीटर्स देखते हैं और जिस माध्यम से हम वोल्टेज को नापते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और इलेक्ट्रिक करंट को जिसमें हम नापते हैं उसको कहते हैं अमीटर। वापस हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने आपको दो चीज बताई और साथ में आपको वोल्टेज के बारे में भी समझाया। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सिंपल आप समझिए, इसके लिए बेसिक रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जिसके तहत जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक निश्चित दिशा की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। और इस विद्युत धारा की जो आपकी यूनिट है उस यूनिट को हम मापते हैं 1 मिनट प्लीज, पानी देना। यदि हम यूनिट की बात करें, डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है एक निश्चित दिशा की तरफ, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट या धारा कहते हैं। यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है इसका मेजरमेंट हम अमीटर के माध्यम से करते हैं और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसका आप जरूर ध्यान रखें, ये प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। एम्पियर होती है, उसका मेजरमेंट किससे करते हैं हम, अमीटर के माध्यम से करते हैं। का कनेक्शन उसके साथ ही कर दिया जाता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कितने एम्पियर की धारा है वो प्रभावित हो रही है। इस प्रकार का एक राउंड डायल का गेज होता है जिसको किसी स्टैंड के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं और इसके अंदर आपके डायल्स लगे होते हैं और इस प्रकार 0 1 2 3 4 5 6 इसकी रीडिंग होती है। तो जितना आपका प्रवाह होगा
उसी हिसाब से इसकी नोजल है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये आपका अमीटर हो गया, जो कि आपका एम्पियर, जो इलेक्ट्रिक करंट की धारा है उसको मेजर करता है। अगर नेक्स्ट सवाल इससे हमारा बन सकता है इसके टाइप्स को लेके, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है। एक अल्टरनेट करंट बोलते हैं जिसे, एक हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वही है जिसका प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होगा। डायरेक्ट करंट किसे कहेंगे? यदि मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ हमने वोल्टेज लिया और इस वोल्टेज को यदि हम प्रवाह करें तो जो आपका डायरेक्ट करंट होगा वो हमेशा एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होगा। तो ये आपका डायरेक्ट करंट हो गया। और यदि अल्टरनेट करंट की बात करूं तो अल्टरनेट करंट जो होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है और इसका डायरेक्शन आपका अल्टरनेट, यानी कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन अपवर्ड था, यहाँ इसने अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया, फिर इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये अल्टरनेट है, मतलब कि अल्टरनेट माध्यम से इसके करंट का डायरेक्शन का जो फ्लो है वो बदलता रहता है। तो ये आपका डीसी और एसी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। के बारे में हमने चर्चा कर ली। ये आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जिसके तहत आप देख सकते हैं ये आपकी एक बैटरी है और इस बैटरी के माध्यम से यहाँ आपको ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे यहाँ बल्ब जो दिख रहा है आपको, ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए कोई भी ऊर्जा का स्रोत हो, यहाँ हमने ऊर्जा का स्रोत क्या लिया है? एक बैटरी लिया है। तो इस बैटरी से आपकी ऊर्जा प्रारंभ होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इस बैटरी से आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसका प्रवाह प्रारंभ होगा। तो जो हमेशा इसका पॉजिटिव, जो इसका एंड होता है, उस पॉजिटिव एंड से ये धारा प्रवाहित होती है और ये धारा प्रवाहित होते हुए इस अप्लायंस को बिजली की सुविधा देगी। और चूंकि जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो हमेशा पैरेलल जुड़े हुए होते हैं, जब इससे आगे बिजली गई, यदि इसके बीच में हम एक ब्रेक लगा देते, सपोज यहाँ पे मैं एक स्विच डाल देता, एक स्विच डाल देता, इस स्विच से क्या होता? जब इस स्विच को ऑन करता तो ये जो धारा गई है इस स्विच से क्रॉस होकर इसको ऑन कर देगी। और यदि मुझे इस स्विच को बंद करना है तो यहाँ हम इस सर्किट के अंदर एक स्विच भी दे सकते हैं। ये धारा आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट करंट है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है। तो ये आपका जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जो पहला कंसेप्ट था वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का था, जिसे हमने कवर किया। यदि हम इसके बाद आगे बढ़ें, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, इसका डिफरेंस मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इस विद्युत विभव में आपको ये याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है? वो वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी आपकी? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट थी वो एम्पियर थी। उसका मेजरमेंट कौन से यंत्र से किया था? उसका मेजरमेंट हम एम्पियर से करते हैं। एम्पियर उसकी धारा की इकाई है और अमीटर के माध्यम से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हमने दो भागों में बताया, एक अल्टरनेट करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। उसके बारे में हमने बात करी और उसका डायरेक्शन था वो वन साइडेड था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है। पोटेंशियल का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र में प्रवाह करने की जो इकाई होती है धारा की, उसे हम विद्युत वैभव कहते हैं। इसकी यूनिट आपकी वोल्ट है। फिर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, इसको हम प्रतिरोध या गतिरोध कहते हैं कि जहां पे आपकी बिजली या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है उसको जो उसकी रोकने की क्षमता है, प्रतिरोध की क्षमता है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक कहते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, या जिसे आप नॉन कंडक्टर भी आगे कह सकते हैं। यानी कि ये तो हो गए आपके सुचालक और ये हो गए आपके कुचालक। कुचालक का यदि हम उदाहरण देखें तो इसके अंदर आपको लकड़ी मिलेगी, कोयला मिलेगा, लकड़ी है, कोयला, वुड, ये क्या है आपके? ये विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि इनसे जो विद्युत है वो प्रवाहित नहीं होती है। दूसरे हैं आपके सुचालक, जिनमें विद्युत का प्रवाह काफी अच्छा होता है।
सुचालक की मैंने आपको श्रेणी दी थी, तो उसमें सबसे पहले क्या था सुचालक के अंदर? सुचालक के अंदर सबसे पहले थी आपकी चांदी, इसके बाद था आपका कॉपर, इसके बाद था आपका एल्यूमिनियम। ये सुचालक और कुचालक हो गए। तो यहाँ जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध के अंदर वो चीजें आती है जो इसे रोकने का कार्य करती है। तो प्रतिरोध को जनरली हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो प्रकार से लगाते हैं, एक सीरीज के अंदर और एक पैरेलल। तो चूंकि सीरीज की यदि आप बात करें, उदाहरण के तौर पे हम सीरीज में बात करें, तो आप ये देखिए, जैसे मेरे पास एक प्रतिरोध ये था, जिसे मैंने R1 नाम दे दिया। इसके बाद मेरे पास एक प्रतिरोध और ये है, जिसे मैंने R2 नाम दे दिया, और एक तीसरा प्रतिरोध है आपका R3। जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आपकी ओम होती है। उस प्रतिरोध की इकाई क्या है आपकी? ओम। जिसे हम इस साइन से दिखाते हैं। आप समझ गए? यहां मैंने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, R1, R2 और R3। इन प्रतिरोधों का जो भी मान होगा, मान लीजिए ये प्रतिरोध है वो 3 ओम का है, ये प्रतिरोध 2 ओम का है, और ये प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम। तो ये जो प्रतिरोध हमने लगाए हैं, इन प्रतिरोध को यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें, जैसे इस प्रतिरोध को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट प्रतिरोध को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और इन प्रतिरोधों को हमने बाद में किसके कनेक्ट कर दिया? हमने एक इलेक्ट्रिक सोर्स से, यानी कि बिजली प्रभावित करने वाले यंत्र से कर दिया, एक स्विच और लगा दिया। तो स्विच को हम प्लेस कहाँ करेंगे? सपोज यहाँ कर देते हैं। ये जो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना, इस सर्किट के अंदर आपने तीन प्रतिरोध लगाए, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। ये तीनों ही प्रतिरोध अलग अलग क्षमता के हैं। इस प्रतिरोध की क्षमता कितनी है? 3 ओम। नेक्स्ट प्रतिरोध 2 ओम का है, और लास्ट प्रतिरोध 5 ओम का है। और ये धारा हमेशा पॉजिटिव नोड से स्टार्ट होती है, ये मैं आपको बता चुका। ये प्रतिरोध आपने जिस तरह से जोड़े हैं, इनको हम कहते हैं समानांतर तरीके से जोड़ना। और इसे आप कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, किस पैटर्न में जुड़े हैं? सीरीज पैटर्न में है, क्योंकि ये सीरीज में है। पहला जुड़ा यहाँ पे, फिर इसके साथ दूसरा जुड़ा, और तीसरा जुड़ा। तो ये तो आपका सीरीज हो गया। यदि हम पैरेलल की बात करें, जो दूसरा प्रतिरोध को आपस में जोड़ने का माध्यम है, पैरेलल, पैरेलल में जोड़ें, तो पैरेलल में आप क्या देखेंगे? मैं दोनों दोबारा से तीन प्रतिरोध लेता हूं। ये प्रतिरोध मैंने आपका दोबारा लिया, एक प्रतिरोध और लिया, और एक और प्रतिरोध लिया। देखिए प्रतिरोध कितने भी हो सकते हैं, 4 हो, 5 हो, सबका अलग अलग एक कैपेसिटी होता है। तो ये मैंने प्रतिरोध R1 लिया, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3, और ये प्रतिरोध R4। जब मैं इन चारों प्रतिरोध को आपस में जोड़ूंगा तो इस प्रकार से जोड़ूंगा। और इनको मैंने किसी एक सर्किट से जोड़ दिया। सर्किट में मान लीजिए ये मेरा स्विच है, और स्विच के बाद यहाँ मेरा एक पावर का सोर्स है, कोई बैटरी है। इस प्रकार से जब मैंने इसको जोड़ा, ये हो गया। तो ये कौन से हो गए? ये पैरेलल हो गए। आप यहाँ पे देखिए, इन प्रतिरोधों का अलग अलग मान होगा। जब इस सर्किट के अंदर इन सबको समान तरह से मान निकालना होता है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं आपसे सीरीज प्रतिरोध की बात करूं, और एक होता है आपका पैरेलल, यदि हम सीरीज प्रतिरोध की बात करें, तो आप देखेंगे जो कुल प्रतिरोधों का मान है R हो जाएगा। तो कितना होगा? जो आपका R1 है उसके साथ आप R2 जोड़ दीजिए, और उसके साथ आप R3 जोड़ दीजिए। यदि आपके पास 10 प्रतिरोध हैं, तो इसके बाद आपको जितने R मिलते हैं वो सब जोड़ दीजिए। इन प्रतिरोधों का जो कुल मान आएगा वो आपके सीरीज प्रतिरोध में मान बन जाएगा। वहीं दूसरे प्रतिरोध में देखिए, जहां आपके पैरेलल है, यदि आपको पैरेलल में किसी प्रतिरोध का कुल मान चाहिए, तो वहां आपको प्रतिरोध R1 को उसके अंडरस्कोर में जाकर के कैलकुलेट करना होगा, जिससे आपको उस प्रतिरोधों का कुल मान की प्राप्ति हो। तो ये सीरीज और पैरेलल प्रतिरोध में आप इस प्रकार से इनका कुल योग निकाल सकते हैं। यदि न्यूमेरिकल आता है, आने की संभावना कम है,
यदि प्रश्न आता है तो आप इसको इस प्रकार से करें। अब R1 जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हमने वहां पे एक 3 ओम लिया था, एक 2 ओम लिया था और एक 5 ओम लिया। तो 3 और 2 5 और 5 10, टोटल 10 ओम हो गए। तो 10 ओम आपका इसके अंदर कुल प्रतिरोध है। इसी प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं। प्रश्न बनने की संभावना कम है, परंतु फिर भी प्रतिरोध के अंदर मेरे को ये समझाने की आवश्यकता थी, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ आप आइए, यहाँ मैंने लिखा है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला जरूर देख लीजिए। वोल्टेज इक्वल टू जो हमारे यहाँ पे जो मैंने आई दिखाया, धारा को दिखाया और आर हमको प्रतिरोध को दिखाया, इसी फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हैं। यदि आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाई आई। आई इज फॉर करंट, V इज फॉर वोल्टेज, आर फॉर रेजिस्टेंस यानी कि आपका प्रतिरोध, और इसकी यूनिट होती है वो ओम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने प्रतिरोध को देख लिया, विद्युत वैभव को देख लिया। इसके बाद इस जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ डायरेक्टली नहीं लिखी है, परंतु ये आपका जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट लिखा है, उसी से लिंक चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करते हैं जब विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति उसे कहते हैं जो आपने कार्य किया, जो वर्क डन हुआ प्रति एक यूनिट, मतलब एक इकाई क्षेत्र के अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसमें एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि जब एनर्जी का लॉस होगा तभी तो आप कुछ कार्य कर पाएंगे। उस कार्य को आपने कितने क्षेत्र के लिए किया, कितनी इकाई के लिए किया, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वी फॉर वोल्टेज एंड आई फॉर धारा। अब आप समझ गए होंगे ये इसका फॉर्मूला है। इसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसकी यूनिट आप जरूर याद रखें कि इसकी यूनिट वॉट होती है। इसको किलोवाट पर आवर भी जो हम बोलते हैं, जैसे आपने कई बार फॉर्मूला देखा होगा, किलोवाट पर आवर, वो भी आपका इलेक्ट्रिक पावर का ही एक यूनिट है। इससे हम कंजम्पशन पता करते हैं कि आपका कंजम्पशन कितना हुआ। एक चीज आपने देखी हो, घरों में फ्यूज लगा होता है, घरों में नहीं हर जगह लगा होता है, पर इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है। पहले क्या होता था, आजकल तो वर्तमान में एमसीबी आ गई है। एमसीबी को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के रूप नाम से जानते हैं, जो आपने घरों में आजकल देखी होगी, जिसके अंदर उसके जो स्विचेस होते हैं अप एंड डाउन होते हैं, और जब भी कोई हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लक्चुएशन होता है या फिर जो उसकी वोल्टेज है उसमें गिरावट होती है या वृद्धि होती है, तो सबसे पहले चीज जो आपका ब्रेकडाउन होगा तो वो आपका एमसीबी है, जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसका ये कार्य ही फ्यूज का करता है। जैसे ही आपकी फ्लक्चुएशन हुई तो सबसे पहले जो आपका सर्किट है उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा? एमसीबी। एमसीबी का एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप फुल फॉर्म अवश्य याद रखें। एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। डन। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करता हूं। एमसीबी के अंदर भी एक तरह का फ्यूज ही होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का पर्पस क्या है? आप देखिए, विद्युत के वैभव में अंतर आने से, जो उसका पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आने से जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है, कभी हाई वोल्टेज आता है, कभी लो वोल्टेज आता है। इन सभी समस्याओं से दूरी बनाए रखने के लिए, इनकी जो हमारी समस्याएं पैदा होती है उसमें कम करने के लिए पहले जो हमारे स्टेबलाइजर आते थे, स्टेबलाइजर का आपने नाम सुना होगा, वर्तमान में भी आते हैं। वर्तमान में क्या है, जैसे यहाँ हमारे पास ये एक डिजिटल बोर्ड है। इस डिजिटल बोर्ड जिसे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ये किस पे काम कर रहा है? इसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है। इस इलेक्ट्रिसिटी के प्राप्त होने के साथ अब अगर किसी फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, ये एक यंत्र है जो बिजली पे काम करता है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है तो क्या हो सकता है? उससे उससे इस बोर्ड को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है, वर्तमान टेक्नोलॉजी के अंदर उस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, उसका नियमन करने के लिए आजकल जो भी अप्लायंसेज आते हैं, चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो आपकी एसी हो, इन सभी अप्लायंसेज के अंदर एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है। अदरवाइज पहले क्या करना पड़ता था? पहले आपको स्टेबलाइजर अलग से एस्टेब्लिश करना पड़ता था और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आपकी ये चीजें कार्य करती थी। लेकिन वर्तमान में यदि फ्लक्चुएशन होती है तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, जो वहां पे उसकी पावर सप्लाई को स्टॉप करता है, जिस कारण से आपका पूरा डिजिटल जो ये इक्विपमेंट है वो खराब ना हो। तो स्टेबलाइजर की भूमिका पहले होती थी। इसी कारण से एक फ्यूज भी एक तरह का स्टेबलाइजर का ही काम करता है। फ्यूज क्या करता है? आपका जो डैमेज आगे ना हो उसको रोकने का काम करता है। होता क्या है, यदि आपने देखा हो, आपके पास घरों के अंदर
ये हाई ट्रांसमिशन लाइन्स है। मेरा कहने का मतलब है उच्च उच्च वोल्टेज की लाइन्स है जहां से बिजली प्रवाहित हो रही है। यहाँ से बिजली गई और किसी एक ट्रांसफार्मर पे पहुंचती है। ये ट्रांसफार्मर में बिजली पहुंचने के बाद यहाँ से लो वोल्टेज की जो लाइन्स होती है, लो वोल्टेज की लाइन्स के माध्यम से सपोज आपके पास घरों पहुंची, और मान लेता हूं कि ये आपका घर है। घर के अंदर सबसे पहले आपका क्या आएगा, बिजली के मेजरमेंट के लिए आपके पास मीटर आता है। और मीटर के साथ ही आपने देखा होगा आपका एक पैनल लगा होता है, और उस पैनल में कई एमसीबीज लगी होती है, कई स्विचेस लगे होते हैं, जिसके बाद आपके घर के अंदर नेटवर्क में अलग अलग माध्यम से जो आपके रूम्स वाइज या किसी प्रकार से बिजली का प्रवाह होता है। हमारा यहाँ पे काम क्या है, मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो डैमेज होता है उसको रोकने की। तो जब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपको ट्रांसफर हो रही है और जब ये घर में पहुंच रही है, यदि इसमें फ्लक्चुएशन है, कुछ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ से जो आपकी हाई ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका वोल्टेज बढ़ गया। इसके वोल्टेज के बढ़ने के कारण आपके जो घर में अप्लायंसेज हैं उनको तो कम वोल्टेज चाहिए। जब भी ये फ्लक्चुएशन होगी तो यहाँ पे जो हमारे फ्यूज लगे होते हैं, इस फ्यूज के अंदर क्या होता है, हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका क्या हो, एक तो आपका उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि जो उसका गलनांक है, जो उसका गलनांक है वो कम हो, और उसका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो भी कम हो। तो होगा क्या, जैसे ही ये हाई फ्लक्चुएशन का इसमें उसको डिफरेंस लगेगा, इस डिफरेंस के साथ आपके लो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस की जो वस्तु लगी होती है इन फ्यूज के अंदर, जनरली ये टंगस्टन की बनी होती है कि टंगस्टन में दोनों ही क्वालिटीज हैं। और इस टंगस्टन जिसका की टेम्परेचर है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये टक से ऐसा होने से क्या होगा, इससे, सॉरी यहाँ ये टंगस्टन की नहीं होगी, परंतु इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो फ्यूज है आपका, फ्यूज का सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और इससे आपके जो आगे के अप्लायंसेज हैं उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से आपका जो नुकसान होने की संभावना को रोकता है। दूसरा, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है वो सीरीज के अंदर होता है, जिसे मैंने आपको बताया था इस प्रकार हमारी सीरीज चलती है। अलग अलग जो रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये भी सीरीज के साथ जुड़ा होता है। तो इसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस दोनों बताया, दोनों लो होना चाहिए। वर्तमान में ये फ्यूज के रूप में आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है, इसकी फुल फॉर्म अवश्य याद रखें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज से हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चूंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इसका इंटरलिंक्ड है, तो हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर हमेशा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब मैं स्टेप अप की बात करूंगा, इसका मतलब आप सिंपल समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज जो हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है उसको बैलेंस करना। और यदि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, आपका स्टेप अप, अप यानी कि लो वोल्टेज से आपको हाई वोल्टेज की तरफ लेके जाएगा। और जब मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूंगा तो वहां ये क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा। यदि आपका टेम्परेचर हाई वोल्टेज का है तो हाई वोल्टेज से ये विद्युत को लो वोल्टेज की तरफ लेके जाता है। उदाहरण के तौर पे कैसे, यदि हम देखें कोई बिजली का पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट में क्या होगा, आप देखिए ये मैंने जो बनाया है ये लो वोल्टेज का है और ये हाई वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम पावर प्लांट्स में करते हैं। होता है क्या है कि पावर प्लांट्स में आपकी बिजली जनरेट होती है, बिजली जनरेट होने के लिए कई यंत्र लगे होते हैं। तो ये जो लो वोल्टेज की बिजली जनरेट हुई उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं हाई वोल्टेज में, क्योंकि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन मैंने बताई थी, जो बड़ी बड़ी लाइंस होती है वो हाई वोल्टेज की है। तो जो पावर प्लांट से निकली हुई बिजली को जो कि लो वोल्टेज की है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से हम शहरों की तरफ या गांवों की तरफ जहां उसकी आवश्यकता है उसको ट्रांसफर करते हैं। दूसरी तरफ स्टेप डाउन का इस्तेमाल कहाँ करोगे, इसी जैसे आप देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि ये हाई
वोल्टेज लाइन है, हाई ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हाई है। इसके बाद आप घरों के आसपास जहाँ पर भी बिजली की सप्लाई होती है, और या आप किसी पावर हाउस को देखेंगे जो हमारे इसके राजस्थान सरकार के या केंद्र सरकार के जहाँ पर भी आपको संयंत्र मिलेंगे, वहाँ आपको पावर हाउस मिलेंगे, तो वहाँ बड़े बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए मिलते हैं। तो होता क्या है, ये जो हाई ट्रांसमिशन से हाई वोल्टेज लाइन आया, हमारे जो ये घर हैं, इन घरों को क्या चाहिए, इनको तो लो ट्रांसमिशन वाला चाहिए, यहाँ तो लो ट्रांसमिशन या लो वोल्टेज चाहिए। तो इस लो वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए अभी आप डायरेक्ट तो इस हाई वोल्टेज को डायरेक्ट घरों के अंदर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करके फिर घरों के अंदर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ दो चीज याद रखने की, ट्रांसफार्मर से आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जब हम घरों में बिजली लाते हैं तब यूज करते हैं, और जब बिजली पावर प्लांट जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, वहां बिजली का उत्पादन लो वोल्टेज में होता है, उसको जब हमें इन हाई ट्रांसमिशन लाइन को भेजना होता है, तब हम उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं, और जब घरों में इस्तेमाल करना हो तब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये इतना सा आप क्रिस्टल कंसेप्ट क्लियर पढ़ लें, आपका जो ट्रांसफार्मर का सीन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जनरेटर, जनरेटर आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, यहाँ जनरेटर इलेक्ट्रिक भी है। उसके बाद जनरेटर का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक काम किस पे करता है। तो जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है। कैसे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुछ नहीं है, जब भी कोई धारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवाह करती है तो उससे वो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इसी प्रकार से जनरेटर भी काम करता है। तो इसके अंदर जो जो मैकेनिज्म है इसका, इसको दो चुंबकों के मध्य ही प्लेस किया जाता है। यहाँ पे जनरेटर का काम क्या है, आप ये देखिए, जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर एक मैकेनिकल एनर्जी को उत्पादन करता है। इस मैकेनिकल एनर्जी से इसका ट्रांसफर किस में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आप देखो, यदि आपके पास जनरेटर रखा है, जनरेटर चलता कैसे, जनरेटर का यूज तब करते हैं हम जब घर में बिजली ना हो, तो हम क्या करेंगे, जनरेटर को ऑन करेंगे। तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर के अंदर पंप लगा है, वो पंप क्या करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी जो एक यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। देखिए प्रश्न तो यहीं से उठेगा, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, इस यांत्रिक ऊर्जा को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। आप सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, जनरेटर का इस्तेमाल कब होगा, जब घर में बिजली नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, आपको क्या कौन सी चाहिए, आपको तो चाहिए विद्युत ऊर्जा। कहां से प्राप्त करोगे, जनरेटर से। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं, जो मोटर्स वगैरह के माध्यम से चलती है। तो जनरेटर का एक तो आपको ये बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना। जनरेटर के दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर अल्टरनेट करंट जनरेटर भी होते हैं और डायरेक्ट करंट जनरेटर भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी को जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो। इसके अलावा एक आपका मेन टॉपिक जो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है वो है सेल, इलेक्ट्रिक सेल। जब हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल की यदि हम बात करें तो ये हमने बेसिक ढांचा दिया। आपने सेल देखे होंगे बेसिकली, जो बड़ी बड़ी टॉर्च आती थी उसके अंदर हम फिल करते थे पहले। आजकल इनका इस्तेमाल कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं होता, होता है। आज बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट बिजली से नहीं चलाते, तो उसको चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है वो भी सेल की तरह ही है, और बेसिक प्रिंसिपल है ये, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेल ये एक ढांचा है, सबसे ऊपर जो सेल के ऊपर ये एक कवर होता है इसका, तो आप देख रहे हैं इस कवर के अंदर आपका एनोइन का सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें जो एनोइन का सॉल्यूशन है वो आपका जिंक का दिखाया कि जिंक के कंटेनर के अंदर इन्होंने पेस्ट डाल रखा है NH4Cl का। NH4Cl के अंदर ये आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड दिखेगा, साथ में कार्बन है, और इसके अंदर आपको ये कार्बन की रॉड मिलेगी। जो ये कार्बन की रॉड है, इसके दो पॉइंट्स होते हैं।
जो टॉप पे होता है वो उसका पॉजिटिव नोड होता है और जो बॉटम में होता है उसका वो नेगेटिव नोड होता है। तो ये बॉटम जो इसके इस प्रकार से वन पॉइंट से दूसरा पॉइंट वो कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करके हम यहाँ से इसके माध्यम से, इस सेल के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर ब्रास का कैप लिखा है और इंसुलेशन मैंने आपको बताया था कुचालक जिस प्रकार से इस्तेमाल। ये एक बेसिक ढांचा सेल का, हमारे सिलेबस में सेल लिखा है। इस सेल के माध्यम, इस सेल में आपको कई प्रकार के सेल लिखेंगे। 1 मिनट। सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो मैंने पहले कवर नहीं किया, कि आखिर सेल और आपकी बैटरी दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल का मैंने आपको ढांचा दिखाया था, आप इंडिपेंडेंट इस चीज को पकड़िए, इस तरफ का एक सिंगल पीस पकड़िए, ये वाला, तो ये आपका क्या है, सेल। और यहाँ आपको ये सेल देख रहे हैं 1.2 वोल्ट का, 1.2 वोल्ट का, 1.2 वोल्ट, तो ये सेल है। मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से और नेगेटिव दोबारा पॉजिटिव से, इस प्रकार से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये किस में कनेक्ट है, ये एक सीरीज में कनेक्ट है। इस डायग्राम को आप इस तरह से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये आपस में कनेक्ट है और ये किसी न किसी अन्य स्रोत से कनेक्ट है। तो ये आपका जिस प्रकार से मैंने सीरीज बताया, तो ये सीरीज हो गया। तो ये आपका सेल है जो आपका सीरीज पैटर्न में कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, इसके पास शॉर्टर लाइन, लॉन्गर लाइन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी प्रकार से जो बैटरी होती है उसमें डिफरेंस क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रिक सेल तो आप समझ चुके हैं। बैटरी क्या है, बैटरी के अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसके अंदर आपको या तो 2 सेल मिल जाए या ज़्यादा मिल जाए। इसमें कई सारे सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं। और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जैसे ये देखिए, ये अगर इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आपने देखा होगा अगर यहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ आपको नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ आपको नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ पॉजिटिव, और दोनों आपस में कनेक्ट होने के बाद किसी सोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो ये बैटरी का एक मैकेनिज्म है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, इसका इस्तेमाल हम टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल वगैरह में इसमें इस्तेमाल करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक काम कीजिए, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप घर में अपने जो रिमोट होते हैं उसका एक बार स्विच खोलें, बैक साइड रिमोट का, और वहां आप देखें कि इनका प्लेसमेंट कैसे होता है, तो उससे आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, एक डिफरेंस आपको समझाने का मेरा यहाँ प्रयास था। बाकी जो सेल्स के टाइप होते हैं वो भी हम देख लें। एक हम सेल को डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी माध्यम से। देखिए प्राइमरी सेल तो क्या होता है, ये जैसे आप जानते हैं कैमरा वगैरह में इस्तेमाल होता है। 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक सेल जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और एक सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जो हम जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी आती है, गाड़ी के अंदर जो बैटरी आती है वो चार्जेबल होती है। देखिए ऐसा नहीं कोई भी चार्जेबल है तो लाइफ टाइम चलेगी, परंतु जिस प्रकार से आप देखिए जो हमारा कंसेप्ट है किसका, ई व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपकी लिथियम आयन की बैटरी है। लिथियम आयन की बैटरी आप एक बार लगाया आपने, उस बैटरी को बाद में आप चार्ज करिए, मल्टीपल टाइम चार्ज करिए, आप चलते रहिए। आपने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई फिर चार्ज किया, आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई फिर चार्ज किया, तो इसकी एक लाइफ है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसकी लाइफ अनंत है, परंतु वो कौन सा सेल होता है, वो होता है आपका चार्जेबल। तो एक प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो लिथियम आयन की बैटरी का इस्तेमाल होता है, वो जो सेल्स है वो कौन से हैं, सेकेंडरी सेल्स हैं। और मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था कि बैटरी, मैंने अभी लिथियम आयन बैटरी बोला, और बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी उसे कहते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो बैटरी सेल से अलग अलग नहीं है, परंतु बैटरी के अंदर सेल काफी संख्या में होते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार से सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। कैसे, सबसे पहले तो ये रिचार्जेबल होती है। तो आपको ये जरूर फैक्ट याद रखना है कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो आपके रिचार्जेबल होते हैं। इसके बाद इसकी जैसे ही एनर्जी खत्म होती है तो इसके अंदर से दोबारा केमिकल रिएक्शन प्लेस होती है, और ये केमिकल रिएक्शन आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे इसने जिंक कार्बन सेल्स दे रखा है, या कार की बैटरी जिसे हम लिथियम आयन बैटरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें ये लिथियम में इसका मेन कंपोनेंट होता है। प्राइमरी सेल्स कौन से, प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो हम यूज करते हैं। हम कहाँ यूज करते हैं, आपने देखा होगा ड्यूरासेल ब्रांड का बड़ा अच्छा, ये काफी फेमस ब्रांड है, इसकी कहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन ये नॉन रिचार्जेबल है।
तो इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली इससे कम होती है, परंतु एक बार यूज होने के बाद ये डिस्कार्ड है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें भी आपके जो ये नॉन रिचार्जेबल, इसमें क्या होता है, एक बार जैसे ही इसकी क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि ये सेल का सिस्टम कैसे काम करता है, ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया, इसके अंदर जो हमने ये, इसके अंदर जो हमारा ये केमिकल है, जैसे ही ये केमिकल एक बार अपना काम करना बंद कर देगा तो ये इसकी बैटरी की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये जो जैसे सेल होते हैं वो किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी सेल्स है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में एक ही डिफरेंस याद रखिए, कारों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सेल कौन सा है, सेकेंडरी सेल, और किससे बना होता है, जनरली इसमें लिथियम है। प्राइमरी सेल्स कौन से हैं, नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल है, और जनरली जैसे ही इनका एक बार ये इनकी जीवन खत्म हो गया या एनर्जी देने की क्षमता खत्म होती है, इसके बाद इनके अंदर केमिकल रिएक्शन प्लेस नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने सेल्स के बारे में बात करी। इसके अलावा कई और प्रकार के सेल्स होते हैं जिसकी हम बात करें, तो यहाँ आपको जो मैंने बेसिक ढांचा दिखाया था, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल का बेसिक ढांचा है, और इसके अंदर ये सारे के सारे हमारे केमिकल्स दे रखे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें आपको सल्फेट का घोल दिखेगा। इसी प्रकार के सारे सेल्स की इमेजेस थी जो मैंने बताई। हमें बेसिक ही ध्यान रखना है, ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल के अंदर क्या होता है कि दो सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ प्लेस होती है, और ये आपस में एक साल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट होता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, वरना ये भी एक ही प्रकार का सेल है। ये एमीटर जो दिखा रखा, मैंने कहा था विद्युत प्रवाह को, धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, तो ये एमीटर यहाँ पे इसकी विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है वो नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ दो नोड्स हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ इसको एंड को एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ जिंक सल्फेट का गोल है, यहाँ आपका इसका कॉपर सल्फेट का गोल है। तो यहाँ से भी बिजली प्रवाहित हो रही है, यहाँ से भी बिजली प्रवाहित हो रही है, दोनों प्रकार से बिजली प्रवाहित होती है। डेनियल सेल में दोनों प्रवाह से बिजली प्रवाहित होती है। ये आप एक ऑक्सीडेशन एक तरफ और एक तरफ आपका रिडक्शन, दोनों इसमें मिलता है। अमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अमीटर ये हम विद्युत धारा नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वोल्ट मीटर हम वोल्टेज को नापते हैं, प्रवाह को नापने के लिए, वेबो को नापने के लिए। इसके अंदर इट इज़ द करंट मेजरिंग डिवाइस विच मेजर करंट थ्रू सर्किट, हमने बता दिया करंट नापने के लिए। ये हमेशा सीरीज के अंदर जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, और एक और चीज, जो आपका वोल्ट मीटर है वो कभी भी सीरीज में जुड़ा हुआ नहीं होता, वो हमेशा पैरेलल जुड़ा होगा, यानी कि ये देखिए पैरेलल जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है बिल्कुल, और जो हमारे वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर रजिस्टर काफी ज्यादा होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो हमारा इसमें एक टॉपिक लिखा है कि हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज, तो ये एक टिपिकल डायग्राम है बल्ब का। बल्ब के अंदर ये एक फिलामेंट होता है, तो ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन के मैंने बताया था इसका काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, और इसका लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है। ये फिलामेंट का उपयोग इसी में होता है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा एफिशिएंट बिजली के जो हमने ऐसे नए इक्विपमेंट्स बना लिए जो एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सेव करते हैं, तो इसी कारण से वर्तमान में इससे इस्तेमाल कम होता है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसकी गैसेस का ध्यान रखना है कि इसके अंदर गैसेस कौन सी भरी जाती है। बल्ब के बारे में आपको लगभग सारा डाटा बता दिया था। इसकी जगह आजकल एलईडी लाइट्स भी इस्तेमाल होती है। जैसे आप जानते हैं पहले एलसीडी आया था, और आजकल एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इनकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, जहाँ भी आपको मिले, ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आजकल इंपॉर्टेंट होगी। एक और चीज़, इसके अंदर जो गैस भरी जाती थी वो थी आपकी आर्गन। जनरली जो इन ट्यूबलाइट्स के अंदर, बल्ब के अंदर जो गैसें भरी जाती है वो नोबल गैसेज होती हैं, जिसे हम अक्रिय गैसें कहते हैं। कौन सी गैसें? अक्रिय गैसें। यदि आपने पीरियोडिकल टेबल देखी हो, तो पीरियोडिकल टेबल के जो लास्ट सेगमेंट में हमारा जो ग्रुप है, ये वाला,
इसके अंदर हमारी जो गैसेस हैं वो सारी की सारी अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस हैं। जैसे उसमें नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये गैसेस आती हैं। तो इसी प्रकार की गैसेस हैं। इसमें याद रखिएगा ऑर्गन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? जो ये टंगस्टन होता है ये किसी के साथ क्रिया ना करें, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, तो इसके साथ तो टंगस्टन क्रिया करेगा नहीं, तो टंगस्टन है उसकी लाइफ बनी रहेगी और वो खराब नहीं होगा। तो ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से आर्गन की रिएक्शन किसी और के साथ नहीं होती है। जब भी इसका डैमेज होता है तो आप जानते हैं कि टंगस्टन बड़ा रिएक्टिव है और वो वेस्ट हो जाता है, वहां पर उसका नुकसान हो जाता है। लगभग हमने आपके जो चैप्टर था इसका सारा डाटा ये कवर कर लिया है। मैं समरी के तौर पर बता दूं कि हम स्टेट कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। करंट के साथ, इस करंट के साथ कुछ डाटा कवर किया था हमने। वो था एक आपका वोल्टेज के लिए, फिर हमारा रेजिस्टेंस, फिर आपकी इलेक्ट्रिक पावर, और इसके साथ हमने इलेक्ट्रिक सेल देख लिया। इलेक्ट्रिक सेल के अलावा हमने देखा था ट्रांसफार्मर, कन्वर्शन, उसके बाद हमने सेल्स देख लिए, सेल के टाइप्स देख लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हमने देख लिया, जनरेटर मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ये और ये यूनिट्स वगैरह तो हमने देख ही ली थी, हो गया। एक इसके बाद जो हमारा चैप्टर ऐड है वो एक देख लेते हैं। वो चैप्टर है आपका जो हमारे हाउस होल्ड घर होते हैं उसके अंदर नेटवर्क को लेके, कि आपके घरों के अंदर जो नेटवर्क होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ये देखिए, ये सप्लाई आ रही है आपको बिजली की, और सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये पावर प्लांट में बिजली बनी, वहाँ से ग्रिड में गई, ग्रिड से हाई जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ से बिजली को भेजा गया। फिर वो बिजली जब आपको देखिए यहाँ पे, ये आपका मेन फ्यूज़ है। मैंने बताया था फ्यूज़ जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट, और एक आजकल इसकी जगह हम जनरली एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और एमसीबी में एक तरह से फ्यूज़ का ही काम करता है, तो उसका कंसेप्ट बता दिया। यहाँ पे जो आपकी लाइंस गई, यहाँ पे हमेशा जब भी घर में लाइन आती है उसके अंदर दो फेज होते हैं। एक होता है आपका लाइव फेज और एक होता है आपका न्यूट्रल। दो तार आते हैं एक साथ। यदि आपका घर में जो जनरली हमारा सिंगल फेज का कनेक्शन होता है, वहां पे जो हैवी इंडस्ट्री होती है वहां पे हम थ्री फेज का कनेक्शन भी करते हैं, तो वहां आपके दो लाइव आते हैं और एक न्यूट्रल आता है। तो यहाँ पे जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये आपका लाइव है, और जो आपको दूसरा तार दिखता है वो न्यूट्रल है। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ जो इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं तो एक तार को वो हाथ लगाते हैं और उनको करंट भी नहीं आता, क्योंकि वो न्यूट्रल वायर है। तो आप ये देखिए घर में आया, यहाँ पे घर के मीटर के अंदर कुछ रीडिंग चल रही है जो कि किलोवाट पर आवर में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। इसके बाद आपका जो घर का मेन स्विच है इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये कनेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से हमारे घरों में ये बिजली इस्तेमाल होती है। तो इसका आगे देखिए, ये आपका लाइव वायर जा रहा है, लाइव वायर के साथ साथ हमेशा न्यूट्रल जा रहा है। ये घरों में जहाँ भी लगता है अलग अलग प्रकार से सब जगह लगा हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस लगते हैं, घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस लगते हैं, जैसे ये एक अप्लायंसेस है, ये दूसरा अप्लायंस है, ये तीसरा अप्लायंस है। तो होता क्या है, ये सारे के सारे अप्लायंस हमेशा पैरेलल लगते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका बल्ब है, ये आपका फैन है, और ये आपका एसी है। तो ये जितने अप्लायंसेस हैं ये किस में लगते हैं हमेशा? एक बैटरी का सोर्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मान लीजिए बाहर से कनेक्ट है, ये मैंने बैटरी दिखा दी। एक ही बात मान लीजिए बाहर से पावर सप्लाई आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई। तो यदि कोई, ये सब पैरेलल में लगता है घरों के अंदर, हमेशा याद रखिए जो आपका आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो हमेशा पैरेलल जुड़ते हैं। होता क्या है, पैरेलल क्यों जुड़ता है? जब भी यदि कोई आपका एक अप्लायंस खराब हो जाए, यदि भी आपका घर का कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाए, इसके ऊपर जो विद्युत धारा का प्रवाह आ रहा है वो किसी कारण से काम करना बंद कर दे, उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, उसको कोई क्षति पहुंच जाए, उसका स्टेबलाइजेशन खराब हो जाए, इस कारण से घरों में जो बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की आंच ना आए, नुकसान ना आए। इसीलिए घरों में जो हमारा वर्किंग होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम होता है, वो पैरेलल सीरीज के अंदर होता है, और ताकि जो आपके बाकी अप्लायंसेस हैं या वस्तुएं हैं वो खराब ना हो। अब हम क्या करते हैं, घरों में इन सब के लिए अलग से स्विच देते हैं।
तो यहाँ स्विच का मैंने आपको, जिसकी आपको ज़रूरत है उस लाइन को आप बंद कर सकते हो। मान लीजिए इस स्विच को आपने बंद कर दिया तो सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ बंद कर दिया सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ बंद कर दिया सप्लाई बंद। तो ये जो स्विचेस हम लगाते हैं आजकल वो किस प्रकार के हैं, उसको हम मॉड्यूलर स्विचेस कहते हैं। जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे स्विच कौन से हैं, मॉड्यूलर स्विच हैं। इसके अलावा हम जितनी हमारी बिजली की सप्लाई है हम कोशिश करते हैं कि उस सप्लाई को हम लास्ट में अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, जिससे क्या होता है अर्थिंग के साथ कनेक्ट करने से ये जो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू जो हमारी बिजली के सिस्टम है उसके बारे में बताया था। तो ये सॉकेट जो होते हैं वो एक रिंग सर्किट में होते हैं, जैसे ये रिंग सर्किट इन्होंने दिखा रहा है वो रिंग सर्किट है, इसी प्रकार से नेटवर्क होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों होते हैं, वो भी मैंने अभी भी आपको बताया। लाइव और न्यूट्रल हैं वो दोनों आते हैं एक ही तरफ से आते हैं, और तो दैट वन फॉल्ट वोंट ब्रेक द सर्किट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मॉडर्न बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर आपके हर एक सॉकेट के ऊपर स्विच होता है, वो हम जानते हैं। एज विद लाइट्स मल्टीपल सॉकेट्स आर ऑन वन फ्यूज बट डिफरेंट एरियाज ऑफ द हाउस मे बी ऑन डिफरेंट रिंग सर्किट। इनका कहना मतलब एक ही घर के अंदर अलग अलग रिंग सर्किट भी हो सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, पैरेलल का आप ध्यान रखें, रिंग सर्किट का ध्यान रखें। इसके साथ हमने फिजिक्स का मोटा मोटी सिलेबस कवर कर लिया, एक टॉपिक बचा है घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कैसे काम करते हैं, तो वो उसको हम एक साथ देख लेंगे। हालांकि हमने बल्ब के बारे में बात कर ली है, हमने यहाँ पे आपके जनरेटर के बारे में बात कर ली है, तो घरों के अंदर बाकी इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही हैं। दूसरा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स जरूर साथ में बनाते रहें, शॉर्ट्स नोट्स बनाएं और उसको इनरिच करें। इन माध्यम से ही आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। और ये क्लासेस हमारा इसलिए लाया कि जो आपका जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है वो क्या है, एक वाइड है, डिफरेंट टाइप का है, तो आप हर जगह से यहाँ वहाँ से पढ़ेंगे तो उससे बेटर है जितना आपके सिलेबस में है उसको टारगेट करके आपकी हेल्प की जाए। अगर हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जो हम कार्य कर रहे हैं इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहें। हमारी जो क्लासेस आ रही हैं, हम ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको बनाए रखें। तो आपका एक जो हमारे प्रति एक थैंक्स गिविंग बनता है वो आप लाइक और शेयर और इनके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। फैकल्टीज अपना पूरा एफर्ट्स कर रही है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपसे अनुरोध है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलें। थैंक यू सो मच।